हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं मेरे दोस्तों? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप में से बहुत सारे दोस्तों की एक तमन्ना होती है, एक दिल में चाहत होती है, वर्दी का जुनून। तो आपके लिए आगामी एग्जामिनेशंस यूपीएसआई 2020 और 21 के लिए जो वर्दी का आपका सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए मैं एसपी शुक्ला आप सभी मित्रों का सहृदय आपके अपने परिवार एसपी शुक्ला एजुकेट पर स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। और आपके लिए एक सीट सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए पूरे वादे और इरादे के साथ आपके बीच में उतर चुका हूं, आ चुका हूं और तब तक आपके साथ रहूंगा जब तक आपको आपकी वर्दी आपके ऊपर नहीं चढ़वा दूंगा, तब तक मैं आपके बीच में ही रहूंगा। तो ओके फ्रेंड्स, आइए चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। आज हम आपके बीच में प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर के आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर से हमें एक ये चीज़ें पता चल पाती हैं कि किस तरीके से ट्रेंड है, किस तरीके से आधुनिक युग में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से प्रश्न बनते हैं, ये सब कुछ हमें सीखने को मिलता है प्रीवियस ईयर के पेपर से। तो हम प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ ही स्टार्टिंग करते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त जो चैनल पर नए होंगे, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। पूरे प्रयागराज की बेस्ट फैकल्टी के साथ मैं बता देना चाहूँगा मेरे दोस्त, हिंदी के लिए ये हिंदी का बादशाह जिसकी बादशाहत आपने देखी है, उस बादशाहत को दोबारा से प्रूव करने के लिए मैं आपके बीच में उतर चुका हूं। याद करिए 2016 के एग्जाम में मैंने तहलका मचाया हुआ है और आपको भी यकीन नहीं होगा, आपको विश्वास नहीं होगा, 2200 में से लगभग मैं कह सकता हूं पूरे उम्मीद के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि मेरे ख्याल से कोई सिंगल बच्चा, सिंगल स्टूडेंट ही होगा जो इस समय दरोगा होगा 2016 वाले में और एसपी शुक्ला को नहीं पहचानता होगा। तो सभी बच्चे जानते हैं, उन प्रीवियस के जो बच्चे हैं जो पास हो चुके हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, थोड़ा सा यकीन बढ़ाइएगा नए जुड़ने वाले बच्चों के साथ, जैसे कि ये एक एनर्जी के साथ मैं फ्लो में अपने कार्य को अंजाम दे सकूं। चलिए स्टार्ट कर देता हूं मेरे दोस्त। आपके बीच में बाकी जो है ये पेपर है यूपीएसआई 2017 का जो पेपर हुआ था 12 तारीख को, फर्स्ट मीटिंग का एग्जाम जो हुआ था, उसी फर्स्ट मीटिंग के एग्जाम के पेपर के साथ आपके बीच में हूं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या कह रहा है? मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ के अलावा एक आश्रम और भी है, वह चौथा आश्रम कौन सा है? तो देखिए मनुष्य का जो जीवन है, देखिए छांदोग्योपनिषद के अनुसार अगर बात करें तो तीन का ही उल्लेख मिलता है, लेकिन सर्वप्रथम जब बात की जाती है आश्रमों की तो उसमें 4 आश्रमों की बात होती है। तो यहाँ 4 आश्रम में कौन सा आश्रम है? आप ऑप्शन देखेंगे, दंड, मोक्ष, संन्यास और छत्री। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका कौन सा होना चाहिए? आंसर सी होगा। यानी इस प्रश्न का सही जवाब मेरे दोस्त क्या होगा? आपका आंसर सी होगा। मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, देखिए थोड़ा सा पॉइंट आपको दिखाना चाहूंगा, एक सेकंड देखिएगा। ये आपको दिख रहा है, तो ये आपने देखा कि छांदोग्योपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। कितने आश्रम का उल्लेख मिलता है? पहला पॉइंट तो यही आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि छांदोग्योपनिषद में कितने आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो 3 आश्रमों का ही उल्लेख मिलता है जो दिया हुआ है। और दूसरा पॉइंट इसी में निकल के आता है ज्वालोपनिषद। इस पॉइंट को याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ज्वालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो एक तरीके से क्वेश्चन ऐसा भी कहा जा सकता है कि बताइए किस उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है? तो उसका नाम है ज्वालोपनिषद में। किसमें? ज्वालोपनिषद में, जिसमें 4 कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? देख रहे हैं आप। ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्मचर्य की जो अवस्था बताई गई है वो 25 वर्ष तक की आयु के लोगों को कहा जाता है कि ये ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गृहस्थ जो आश्रम होता है इसको कहा जाता है कि 25 से 50 वर्ष की जो अवस्था होती है ये गृहस्थ होता है। गृहस्थ का मतलब इसमें मियाँ होती हैं, बीवी होते हैं, बच्चे होते हैं,
सब अपने में मस्त होते हैं, तो ये गृहस्थ जीवन कहा जाता है। वानप्रस्थ जो होता है, जब अवस्था धीरे धीरे घटनी स्टार्ट होती है तो 50 से 75 वर्ष की अवस्था को हम वानप्रस्थ मान लेते हैं कि अब हम कुछ न कुछ पाने के लिए, खोज करने के लिए बाहर निकल चले। और उसके बाद होता है आपका संन्यास अवस्था 75 से 100। अब हमारी शरीर जो होती है वो रूढ़ावस्था को प्राप्त हो जाती है, बहुत कुछ चाहने के बाद भी कुछ नहीं हो पाता है, तो ये संन्यास अवस्था हो जाती है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, इस पे आने से पहले थोड़ा सा इसमें कूट दिया हुआ है, कूट को ध्यान से देखिए। निर्देश दिया हुआ है कि निर्देश 2 से 4 गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरे दोस्त आपको बताना चाहूंगा, अब तो आप देख रहे हो कोई भी एग्जामिनेशन हो उसमें गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, तो इसके लिए एक सिंपल सा जो लॉजिक होता है, एक सिंपल सा जो ट्रिक होता है वो हम आपको बताना चाहेंगे। आप बच्चे करिए क्या, सबसे पहले बहुत प्यार से आहिस्ता आहिस्ता आप गद्यांश को पढ़ लो, पद्यांश दिया हो तो पद्यांश को पढ़ लो, उसके बाद आंसर आप खुद ब खुद देते चले जाओगे। बहुत आसान होता है, इसे आप सेकंड में सही कर सकते हो। देखिए आइए पढ़ते हैं। अक्सर दूरदर्शन पर परिवार नियोजन के कार्यक्रम और विज्ञापनों को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, ये विज्ञापन बच्चों पर बुरा असर डाल रहे हैं। देखिए परिवार नियोजन का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे आप देख रहे हो कि आज जो है पॉपुलेशन भारत देश की बढ़ती चली जा रही है, तो उसमें क्या किया जाता है, प्रचार दिखाया जाता है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो वो जो होता है परिवार नियोजन का जो कार्यक्रम दिखाया जाता है, बहुत सारे ऐड ऐसे दिखाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप फैमिली के साथ बैठकर कोई भी पिक्चर देख रहे हैं, मूवी, हम आप मैच्योर हो चुके हैं, वयस्क हो चुके हैं, लेकिन बच्चा तो अभी स्टार्टिंग कर रहा है, उसको इतनी समझ तो है नहीं। उसको अगर प्रचार में दिखाया जाए, HIV का प्रचार हो, एड्स का प्रचार हो, उसके लिए कुछ दिखाया जाए तो उसके ऊपर क्या होगा, गलत इंपैक्ट पड़ेगा। वो सोचेगा आखिर ये होता क्या है, अच्छा वो तुरंत प्रैक्टिकल करने के बारे में सोचेगा, तो कहीं ना कहीं उसका बुरा असर पड़ रहा है। बच्चों को समय से पहले प्रौढ़ बना रहे हैं। प्रौढ़ का मतलब ही होता है वयस्क बना देना, यानी जो अवस्था आप 25 साल में जो आनी चाहिए, वो बच्चे जो है जो आपके 10 साल 12 साल 15 साल के हैं, उनको उसी समय में वो चीजें समझ में आ जाती हैं। क्यों लोग खतरनाक होते हैं, आज समस्याएं ज्यादा बनती चली जा रही हैं। बच्चा या बच्चियां, बच्चे बच्चियां देखिए समय से पहले चीजों को बहुत चरम उत्कर्ष पर लेकर जाना चाहते हैं, और एक अवस्था के बाद वो चीजों को जब समझते हैं तो समझते हैं यार मैं तो गलती कर दिया था, तो बचपना था। तो ये कहने का मतलब है, क्या सचमुच इस तरह के विज्ञापन समाज के लिए अहितकर हैं? यह तथ्य सभी एक स्वर में स्वीकारते हैं कि आज बढ़ती आबादी सबसे बड़ा संकट है। यहां देखो सबसे बड़ा संकट क्या है, बढ़ती आबादी है। अब देखो बढ़ती आबादी है इसलिए दिखाया जाता है, लेकिन उसके बाद भी कंट्रोलिंग नहीं हो पा रहा है। परंतु बढ़ती आबादी पर रोक के लिए कौन से कारगर उपाय किए जाएं, यह चिंतन का बिंदु रहा है। निश्चय ही जनसंख्या पर नियंत्रण में संचार माध्यमों द्वारा ज्ञापित संदेश जनमानस में व्यापक असर डालते हैं। कौन सा असर डालते हैं? संचार माध्यमों द्वारा ज्ञापित संदेश जो होते हैं ये अच्छा असर डालते हैं। आइए प्रश्न पर देखते हैं। प्रश्न आपको दिख रहा है, आज सबसे बड़ा संकट क्या है? तो आपने पढ़ा ना कि आज सबसे बड़ा संकट क्या है, यही जो संख्या आपकी बढ़ रही, जनसंख्या बढ़ रही है, यानी इस क्वेश्चन का तो सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो गया। देखते ही आप क्वेश्चन को क्या करेंगे फ्रेंड्स, सही कर जाएंगे। अब देखिए इसी में आपका दूसरा प्रश्न था। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रौढ़ का अर्थ बताइए। अभी अभी आपने देखा कि प्रौढ़ का अर्थ क्या होता है, तो हमने आपको बताया कि वयस्क होता है। प्रौढ़ का अर्थ वयस्क होता है। और भी कुछ अगर हम अर्थ देखना चाहें प्रौढ़ के तो देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रौढ़ का अर्थ क्या होता है, एक सेकंड मैं इसको चेंज करता हूं, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। देखिए प्रौढ़ का अर्थ क्या क्या होता है, वयस्क भी होता है, वयोवृद्ध होता है, परिपक्व होता है, प्रधान होता है। यानी आप जब चीजों को बहुत अच्छे से परिपक्व हो जाएंगे, आपके अंदर परिपक्वता आ जाएगी, वो होगा वयस्क, वयोवृद्ध, परिपक्व, प्रधान, ये सभी क्या होते हैं फ्रेंड्स, प्रौढ़ का अर्थ होता है। किसका अर्थ होता है? प्रौढ़ का अर्थ होता है। आइए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने चौथा है। जो क्वेश्चन नंबर 4 कह क्या रहा है कि कौन सा शब्द उपाय से संबंधित नहीं है। अब देखो उपाय से संबंधित नहीं है, यानी यहां पर उपाय के क्या क्या डेफिनेशंस, क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, यहां आप देखिए
तरकीब, साधन, विलक्षण, युक्ति। तो तरकीब का मतलब उपाय होता है, साधन का मतलब होता है युक्ति, लेकिन ये विलक्षण का मतलब जो है आपका जो है इससे नहीं होता है। अब इससे जो प्रश्न निकल के आते हैं पॉइंट, अगर उस पर चर्चा करें तो देखिए उपाय का अर्थ क्या क्या होता है। तरकीब, साधन, युक्ति, प्रणाली, पद्धति, इन सभी को हम कह सकते हैं ये सभी क्या हैं, उपाय के अर्थ हैं। किसके अर्थ हैं मेरे दोस्त, उपाय का अर्थ है। इसी में जबकि विलक्षण जो दिया था, विलक्षण का मतलब होता है असाधारण के अर्थ में व्यक्त किया जाता है। यानी विलक्षण का कहते हैं ना कि ये एक विलक्षण प्रतिभा का व्यक्ति है, ये एक असाधारण प्रतिभा का व्यक्ति है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, विलक्षण का प्रयोग करते हैं। आशा करता हूं कि हमारे सभी मित्रों को बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही है और बच्चे आप जवाब भी दे रहे होंगे। आइए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5वां आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। अब देखो आपको जब विशेषण के प्रकार में जाएंगे, विशेषण के टाइप से जाएंगे, अमूमन आप देखते हो विशेषण के 4 प्रकार लोग बताते हैं, लेकिन विशेषण के 5 प्रकार भी होते हैं, क्योंकि अनिश्चित संख्यावाचक होता है उसको छोड़ देते हैं लोग। उस पर चर्चा करेंगे जब हम आपके बीच में लेक्चर लेकर के आएंगे, वहां पर बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर आप देखेंगे, यहां पर कह रहा है कि संख्यावाचक विशेषण। अब देखो संख्यावाचक विशेषण जो होता है 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक निश्चित संख्या होती है, दूसरी अनिश्चित संख्या होती है। एक निश्चित संख्या होती है, दूसरी अनिश्चित संख्या होती है। निश्चित का मतलब होता है काउंटेबल और अनिश्चित का मतलब होता है अनकाउंटेबल होता है। जैसे हमारे बाल क्या हैं मेरे दोस्त, बताइए आपके बाल क्या हैं, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? पत्तियां क्या होती हैं, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? तारे क्या हैं, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? बताइए, जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूं, बताइए कितने बच्चे जवाब देंगे, प्लीज बताइए, सभी लोग बताते चलिए। पत्तियां क्या हैं, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? आपको बताना है। तारे क्या हैं, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? आपको बताना है। बताइए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। बाल आपके क्या हैं, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? देखिए मोस्टली बच्चों के जवाब गलत हैं, अक्सर 100% बच्चों के जवाब गलत हैं, क्योंकि आप समझते नहीं हो चीजों को, आप समझने का प्रयास ही नहीं करते हो। मेरे मित्र, जहां आप आज के बाद समझ जाइए, नोट कर लीजिए, जहां कोई एक संख्या होगी वहां अंतिम संख्या अवश्य होगी। जहां एक निकल जाएगा वहां अंतिम संख्या जरूर निकलेगा। अगर एक ही नहीं निकलेगा तो अंतिम नहीं निकलेगा, और जहां एक निकल जाएगा वो काउंटेबल, जहां एक ही ना निकले वो अनकाउंटेबल। बाल, एक बाल आप गिन सकते हो कि नहीं? एक बाल, 2 बाल, 3 बाल गिन सकते हो? यानी पूरा बाल गिनने बैठ ही जाओ तो गिनोगे, बाल अपने से बढ़ नहीं जाएगा, यानी ये काउंटेबल है। ये क्या है, निश्चित संख्यावाची है, निश्चित संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत आएगा। पत्तियां क्या है, एक पेड़ मान लो ले लीजिए, बड़ा सा पेड़ हो चाहे छोटा सा पेड़ हो, पत्तियां तोड़ के गिनने लगो, रखने लगो, लगा दो 10-20 लाख व्यक्तियों को, चलो गिनो, पत्तियां बढ़ नहीं जाएंगी, आप काउंट कर जाओगे। तारे, 1 तारे, 2 तारे, 3 तारे गिन सकते हो, इसका मतलब अंतिम तक गिन सकते हो। ये हमारी क्षमता नहीं है कि हम ना गिन पाए, बाकी काउंटेबल तो है ही। तो ये क्या हो गया, आपका काउंटेबल हो गया। बच्चे यही गलत कर देते, सोचते ही नहीं हो। मैं आपसे पूछूं चावल बताओ क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? गेहूं क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? मटर क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? सभी जवाब दे दोगे। अब क्या दोगे जवाब? कहोगे काउंटेबल है, आप कहोगे निश्चित संख्यावाची है, फिर भी गलत कर रहे हो, फिर भी गलत कर रहे हो मेरे दोस्त। मैंने कहा कि जहां एक आएगा वहां अंतिम जरूर होगा। अब बच्चे आप कहोगे यार गुरुजी आप ही तो बताए कि एक आया तो अंतिम जरूर है, एक तो आ गया। मेरे भैया आज घर में जाना, मम्मी से कहना मम्मी मुझे 4 चावल दे दो, मम्मी मुझे 5 दाल दे दो। मम्मी कहेंगी पागल हो गया क्या मेरा लड़का? वहां क्या कहते हो, क्वांटिटी का प्रयोग करोगे। मम्मी से कहोगे मम्मी आज मुझे इतना सा चावल दे दीजिए, मम्मी मुझे 2 कलछुल दाल दे दीजिए, कलछुल दाल दे दीजिए, 1 लोटा पानी दे दीजिए। जहां क्वांटिटी का प्रयोग करते हैं मेरे दोस्त वो अनगिनत होता है, उसको काउंट नहीं कर सकते। आप चावल के दाने गिन रहे हैं, चावल नहीं गिन रहे हैं। आप ले लीजिए चावल, थोड़ा सा गिनने लगिए, 1 चावल, 2 चावल, 3 चावल, 4 चावल। पड़ोसी सुनेगा कहेगा पागल हो गया, ये पढ़ लिख के पागल हो गया है। क्या करोगे आप? 1 दाना, 2 दाना, 3 दाना, 4 दाना, इतना करोगे। वहां आप 1 चावल, 2 चावल, 3 दाल, 5 दाल ये नहीं करोगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये क्या है, आपकी अनगिनत है। आइए बहरहाल हम इस पे टॉपिक पे चर्चा करें। देखो
तो संख्यावाची विशेषण में हम क्या करते हैं, निश्चित और अनिश्चित। इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा, निश्चित। निश्चित का मतलब फिक्स। देखो कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। इसको थोड़ा नीचे करते हैं। देखिए उसके बाद है 1 किलो आम से ज्यादा। यहां क्या आ रहा है, ज्यादा मत लाना। सैकड़ों लोग मारे गए, चाय में 50 ग्राम चीनी डालना है। बताइए आप बच्चे जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5वें का जवाब दीजिए। आप सभी बच्चों के जवाब आने चाहिए। देखिए कितने जवाब दे रहे हैं, बहुत सही। देखिए बहुत सही बच्चे, देखो आपको बहुत सही, कुछ बच्चे जवाब सही भी दे रहे हैं। देखो जवाब अगर आप गलत भी दे रहे हो तो सही दे दो भैया, काहे को गलत दे रहे हो, प्रीवियस ईयर का पेपर है, आप में से बहुत सारे बच्चे देखे हो। देखो यहाँ कह रहा है कि कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। अब ये मीटर जो दे दिया इसके कारण ये क्या हो गया, ये अनकाउंटेबल हो गया। यहां 1 किलो, यहां किलो दे दिया, किलो ये आपकी क्या होती है, अनकाउंटेबल होती है, यानी अनिश्चित होती है। सैकड़ों लोग, यहां सैकड़ों क्या है, संख्या का बोध करा रहा है, लोग क्या है आपके काउंटेबल होंगे, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चाय में 50 ग्राम, ये 50 ग्राम चीनी, तो ये क्या बता रहा है आपको, जो है संख्या, क्वांटिटी बता रहा है। जैसे इससे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देख लीजिए। जैसे विशेषण में आप जब प्रकार पढ़ेंगे तो संख्यावाची विशेषण या संख्यावाचक विशेषण पढ़ेंगे। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरे को बोलते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं दोस्त, 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार आपको दिख रहा है गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक विशेषण में क्या होता है, हम गणना करते हैं, किसी चीज को काउंट करते हैं। जैसे आप देखोगे 8 कार, 9 कार, 10 कार, 15 कार, ये इस तरीके से। क्रमवाचक में क्या होता है, आप क्रम बताते हो, उस लड़के का दूसरा स्थान है, उस लड़के का क्लास में तीसरा स्थान है, या वो तृतीय श्रेणी उत्तीर्ण हुआ है, तो ये क्रम को बताएगा। आवृत्तिवाचक में क्या होता है, आवृत्ति बताते हैं, 2 गुना बल, 5 गुना बल, 8 गुना ताकत, 10 गुना ताकत, इस तरीके से। समुदायवाचक में क्या होता है, समुदाय का मतलब ही होता है, एक तरीके से ये समझ लो, जैसे आप देखते हो घर परिवार में एकता है तो हम कहते हैं समुदाय में है। समुदाय का मतलब सामंजस्य मान लीजिए, क्या मान लेंगे फ्रेंड्स, सामंजस्य मान लीजिए। तो समुदायवाचक का मतलब जैसे दोनों भाई, 5 भाई, 8 भाई, इस तरीके का होगा तो ये हो जाएगा। इसके बाद इसी में देखिए आपको दिख रहा है प्रत्येक वाचक में क्या होता है, हर एक, 2-2, हर एक 2-2, ये प्रत्येक वाचक होता है। अनिश्चित वाचक में जैसे आप देखेंगे कुछ लोग, ज्यादा चीनी, हर दूसरे, यहां पर देखो क्या आ रहा है, लोग, चीनी, दूसरे, इससे आप समझ जा रहे हो कि क्या हो गया, ये संख्यावाची विशेषण है, यानी ये आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। आइए 5वें क्वेश्चन के बाद हम बढ़ जाते हैं 6ठे क्वेश्चन पर। 6ठा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, पुष्कर का अर्थ बताइए। नदी का नाम तो हो नहीं सकता। मूसक जो है आपको जानते हैं, गांव में जो चूहे होते हैं, मूस, मूस जिसको कहते हो, गांव में क्या कहते हो, मूस कहते हो। ट्रेन का नाम तो हो नहीं सकता। अच्छा, सरोवर, सरोवर का मतलब क्या होता है, तालाब होता है। तो देखो पुष्कर का अर्थ बताइए, तो पुष्कर का अर्थ क्या होता है, तालाब ही होता है। यानी इस क्वेश्चन का 6ठे क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया आपका, ऑप्शन डी हो गया मेरे दोस्त। कौन सा हो गया, ऑप्शन डी हो गया। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 7, 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7वां आपके स्क्रीन पर है, मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा। देखो बहुवचन में बदलना है, लिंग परिवर्तन में आपको पढ़ाऊंगा, वचन परिवर्तन पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से एकदम यूनिक कराऊंगा मेरे दोस्त। तो मैंने आम ले लिया है का बहुवचन बताइए। आइए चेक करते हैं, मैंने आम ले लिए हैं, गलत। मैंने आम लिए हैं, देखिए ये सही हो सकता है। आगे देखिए, हमने आम ले लिए हैं, गलत। हमने आम ले लिया है, ये भी गलत। अच्छा एक चीज देखो, आपका ऑप्शन ए भी हो सकता है, क्या बताइए। 7वें क्वेश्चन पे सोचिए मेरे दोस्त, मैंने आम ले लिए हैं, अब मैंने आम ले लिए हैं और दूसरे में क्या दिया है, मैंने आम लिए हैं। अच्छा दोनों में अंतर है, थोड़ा सा समझिएगा।
थोड़ा सा प्रश्न क्या है, ये गलत प्रश्न था, इस प्रश्न को सही किया गया है। मैंने आम ले लिया है, तो मैंने आम ले लिए हैं। अब देखो यहां या में ए जोड़ दिया गया है, तो ये भी है अपना, ये भी सही, मैंने आम लिए हैं। अब देखो यहां पर क्या हुआ, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन दोनों में अशुद्धि ये हो गई मेरे दोस्त कि इसमें ये क्या कर रहा था, लेना, ले रहा था। यहां पर इस ले को क्या किया गया है, काट दिया गया है, इसलिए ये गलत हो गया। आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैंने आम ले लिए हैं। क्योंकि देखिए जो वाक्य है, वाक्य में जो शब्द है उसे आप छोड़ नहीं सकते हैं मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि शब्दों का ही खेल है, शब्दों का ही मेल है, शब्दों से बच्चा पास है, शब्दों से ही बच्चा फेल है। इसीलिए शब्द की एक अपनी पराकाष्ठा होती है, शब्द को आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप शब्द को छोड़ दोगे तो वाक्य का अर्थ बदल जाएगा, वाक्य अपनी पूर्ण अर्थ को व्यक्त नहीं करेगा, इसीलिए हम छोड़ नहीं सकते हैं। आशा करता हूं कि समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। जटिल का अर्थ बताइए। व्यर्थ, पेचीदा, असंभव, गंदा। जटिल का मतलब होता है कोई चीज बहुत कठिन हो, हार्ड हो, एक तरीके से जैसे रिस्क वाला काम हो, उसी को क्या कहते हैं, जटिल कहते हैं। व्यर्थ तो हो नहीं सकता। पेचीदा का मतलब एक तरीके से होता है जटिल। असंभव का मतलब असंभव नहीं कह सकते, कोई काम कठिन है। जैसे मैं ये कहूं यूपीएसआई का एग्जाम आपके लिए क्या है, जटिल हो सकता है, लेकिन अब ये कह दूं कि असंभव है तो ऐसा नहीं है। आप एसपी शुक्ला एजुकेट संस्थान से पढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2016 का जो भी एग्जाम हुआ, उसके अलावा जो भी एग्जामिनेशन हैं सबसे अव्वल दर्जे पर प्रयागराज की सबसे बेस्ट फैकल्टी के सानिध्य में आप लगे हुए हैं, तो असंभव तो हो ही नहीं सकता। ये क्या है, संभव है। गंदा हो नहीं सकता, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन बी होगा। और भी बहुत सारे पॉइंट्स इस पे निकल के आते हैं, देखिए उसको भी हम देख लेते हैं। जटिल का अर्थ क्या क्या होता है, उलझा हुआ। क्या हुआ, उलझा हुआ। जटिल का अर्थ होता है उलझा हुआ, पेचीदा, क्लिष्ट, विकट। ये देखो कई मर्तबे पूछा है, क्लिष्ट का मतलब ही होता है जटिल। क्या होता है, विकट का मतलब हो सकता है जटिल। मेरे दोस्तों आपको आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। बहुत बिंदास पढ़ाऊंगा, पूरे विश्वास से पढ़ाऊंगा और गारंटी देता हूं पूरे भारत देश में हिंदी आपको जिस तरीके से पढ़ाऊंगा आपके दिमाग में घर बना के बैठ जाऊंगा। और वादा करता हूं कि एक बार आप पढ़ लोगे, कोई भी एग्जाम दोगे, भविष्य में कोई एग्जाम दोगे, आप 100% आप ये नहीं कहोगे कि यार हिंदी में भी मेरा ये पॉइंट वीक रह गया है। हर एक पॉइंट को आपको बहुत यूनिक तरीके से पढ़ाऊंगा, एकदम यूनिक से यूनिक तरीका होगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है, देखिए और जवाब देते रहिए। दिए गए विकल्पों में सही वाक्य चुनिए। इसमें से क्या करना है, शुद्धि और अशुद्धि से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न, दो प्रश्न हर हाल में आता है। आइए जैसे देखिए, मैंने आपसे प्रणाम किया था। यहां देखिए मैंने आपसे गलत कर दिया, आपसे नहीं होना चाहिए था। फिर मैं आपको प्रणाम किया हूं, ये प्रणाम नहीं होता है, प्रणाम होता है, ये गलत हो गया। मैंने आपको प्रणाम किया था, ये हो सकता है। मैं आपको प्रणाम किया था, ये नहीं हो सकता। देखो देखो आप क्या कर रहे हो, किसी को आदर दे रहे हो, सम्मान दे रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो, इसीलिए यहां पर मैंने का प्रयोग किया जाएगा, मैं का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मैं का मतलब होता है अहम। मैं का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, अहम होता है, या फिर एक तरीके से देखेंगे आप जो एटीट्यूड ज्यादा होता दिखता है उसको आप अहम कहते हो। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। आओ भैया आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10वां, गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। गाढ़ा शब्द का विलोम बताना है। आपको पता है कि पतला का मतलब क्या होता है, गाढ़ा। ये तो हो गया उल्टा, गाढ़ा का विलोम पतला ही हो गया दोस्त। सुख का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दुख हो जाएगा। सुख का विलोम शब्द दुख हो जाएगा।
गड्ढा का उथला हो सकता है। ढीठ का मतलब एक तरीके से दुष्ट होता है। दुष्ट को हम ये कह सकते हैं सीधा साधा व्यक्ति है। क्या कह सकते हैं? सीधा व्यक्ति जो होता है उसको हम क्या कह सकते हैं? ढीठ। सीधा का उल्टा ढीठ कह सकते हैं, बदमाश जैसे कहते हो। यानी गाढ़ा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। यानी 10वें का सही जवाब क्या हो गया? आपका ऑप्शन ए हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अच्छा प्रश्न है, जिंदगी नामा के लेखक कौन है? मैं बताना चाहूंगा मेरे दोस्त आपको कि एकदम यूनिक तरीके से आपको मैं साहित्यिक हिंदी के पार्ट पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि पिछली बार आपने देखा बच्चे आप पढ़ाई नहीं करते थे, लेकिन पिछली बार का जो एग्जाम रहा जिसमें जो है आपने देखा कि जो हिंदी थी, हिंदी में साहित्यिक हिंदी से 4 क्वेश्चन हर पार्ट में पूछ लिया। इसलिए इसको आप अनदेखा नहीं कर सकते, इसको आप ऐसे छोड़ नहीं सकते, इसको भी आपको पढ़ना जरूरी है, इसको भी आपको पढ़ना मजबूरी है। इसीलिए बहुत यूनिक तरीके से पढ़ाऊंगा। इन प्रश्नों को ऐसे प्रश्न आपको लिख के दे दूंगा, लिख लो मेरे दोस्त, इससे बाहर नहीं आएगा, वही प्रश्न आएगा भी। तो देखिए, जिंदगी नामा के लेखक कौन है? कृष्णा सोबती जी हैं। आपको पता है कृष्णा सोबती जी को हिंदी साहित्य के लिए पुरस्कार मिला, और उसके बाद साहित्य के अलावा भी आपने देखा इनको अवार्ड मिला। 1980 में एक अवार्ड मिला, एक अवार्ड 1982 में मिला। अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये जिंदगी नामा जो है एक उपन्यास है। क्या है ये? उपन्यास है। आइए इनके कुछ और भी उपन्यास जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए कुछ पॉइंट देखते हैं। गाढ़ा का विलोम आपने देख लिया था। ढीठ का अर्थ देखिए, पहले वाले प्रश्न का आप देख लीजिए। ढीठ का अर्थ धृष्ट या निर्लज्ज भी होता है, और ढीठ का विलोम जो होता है विनीत होता है। इसके पहले वाला जो प्रश्न था उस पर मैं चर्चा कर दे रहा हूं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। देखिए, इसके पहले वाला प्रश्न थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि इसमें दिया हुआ है तो आपको देख लेना चाहिए। जैसे गाढ़ा का विलोम शब्द पूछ रहा था, तो यहां पर आपको देख लीजिए, ये गाढ़ा का विलोम शब्द पतला होता है, ढीठ का अर्थ धृष्ट या निर्लज्ज होता है, ढीठ का विलोम शब्द विनीत होता है। अब हम बढ़ गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। जिंदगी नामा के लेखक की बात कर रहे हैं। आइए लेखक की बात कर लेते हैं। जिंदगी नामा कौन सी नामा है भैया? जिंदगी नामा। जिंदगी नामा क्या हो गया? पेन क्यों नहीं चल रहा है? एक सेकंड। देखिए, जिंदगी नामा के लेखक चलिए फ्रेंड्स, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई क्या? देखिए, ऐसे ही देख लीजिए। जिंदगी नामा के लेखक कृष्णा सोबती जी हैं। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 1980 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और हिंदी अकादमी अवार्ड जो था ये 1982 ईस्वी में हुआ। इनका जो जन्म हुआ था 18 फरवरी 1925, 18 फरवरी 1925 को कहाँ पर हुआ था? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गुजरात में हुआ था। कहाँ पर? गुजरात में हुआ, और इनकी मृत्यु 25 जनवरी 2019 को हुआ। आइए अब देखिए, इनकी कुछ रचनाएं भी हैं। अगर उन रचनाओं पे बात करें, जैसे देखिए क्या कह रहा है फ्रेंड्स, सूरजमुखी अंधेरे के 1972 में प्रकाशित रचना है। जिंदगी नामा 1979 ईस्वी, दिलो दानिश जो है 1993 ईस्वी, समय सरगम 2000 ईस्वी, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान ये 2017 ईस्वी में। कब है? 2017 ईस्वी है। आशा करता हूँ कुछ समझ में आ रहा होगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स थोड़ी सी, इसलिए इसको भी गर्मी लग रही है। प्लीज़ लिंक को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए। जैसे कि ये उत्साह जो एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल पर आप देख रहे हैं, हमारा भी बना रहे आपके साथ मित्र। काम करने का जो आनंद है वो आनंद उसी तरीके से चलता रहे। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12 कह रहा है, क्या कह रहा है? यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु का क्या किया था? निर्माण। सेतु निर्माण के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग को क्या किया था? स्थापित किया था। यानी आपका तो इस क्वेश्चन का सही जवाब मेरे दोस्त क्या हो गया? आपका ऑप्शन ए ही हो गया। देखिए, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, हिंदी एक ऐसा विषय है आप जिसमें पूरे में पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, वो भी तब जब आप
SP शुक्ला एजुकेट संस्थान से जुड़े हुए हैं तो किसी भी सब्जेक्ट में आप पूरे से पूरा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। आइए आगे चल जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। मिलजुल मन किसकी रचना है? नासिरा शर्मा, चित्रा मुदगल, ममता कालिया, मृदुला गर्ग। बिल्कुल आपका ऑप्शन डी होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए मित्र? मृदुला गर्ग होना चाहिए। इनकी और भी उपन्यास हैं मृदुला गर्ग की, उनको देख लेते हैं। देखिए मृदुला गर्ग की 8 उपन्यास हैं, कुल 8 उपन्यास हैं, जिसमें आप देखेंगे मिलजुल मन, वंशज, पहला मिलजुल वन, दूसरा हो गया वंशज, तीसरा उसके हिस्से की धूप, और चौथा आपका हो गया अनित्य, पांचवा हो गया मैं, और उसके बाद छठा हो गया आपका कठ गुलाब, सातवां हो गया वसु का कुटुंब, सातवां हो गया वसु का कुटुंब। तो इसमें 7 दिए हुए हैं, आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। मिलजुल मन, वंशज, उसके हिस्से की धूप, उसके बाद आपका है अनित्य, मैं, कठ गुलाब, वसु का कुटुंब। इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन देखते हुए चलिए। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पर। देखिए फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब ही यही होता है कि उस क्वेश्चन के अलावा क्या क्या चीजें निकल के आती हैं उन पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करते चले। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। किसका चयन करना है? स्त्रीलिंग का चयन करना है। आपको बताना चाहूंगा, लिंग जब परिवर्तन करेंगे आप, लिंग परिवर्तन जो है आप देखेंगे तो आप मेनली जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो आपसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पर पूछा जाता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पर पूछा जाता है। और क्योंकि हिंदी में 2 ही लिंग होते भी हैं, बाकी नपुंसक लिंग ये सब चीजें भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है। और इनकी पहचान करने की एक आसान सी तरीका यही है कि किसी भी वर्ड में आप साला जोड़ दीजिए। साला कौन होता है? शादी होगी, विवाह होगा, आपको कोई ना कोई एक गिफ्ट में मिलेगा, ठीक है। आपके जो आपकी प्रियतमा होंगी उनका जो बहुत ही खास होगा, यानी भाई जो होगा, उसी को साला कहते हैं। तो किसी भी वर्ड में आप साला जोड़ दीजिए, यदि बन जाए तो पुल्लिंग और ना बने तो स्त्रीलिंग, ऐसे जोड़ लीजिए। या हो सकता है कई लोगों को साला नहीं पसंद होंगे तो साली के पास चले जाइए और आप साली जोड़िए। साली जोड़ने पे बन जाए तो स्त्रीलिंग और ना बने तो आप समझ जाइएगा कि क्या है? पुल्लिंग है। इसमें देखिए राजन को देखते हैं, क्या करेंगे आप? ये कह रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। आप साला जोड़ के देखिए, साला राजन बन जा रहा है। साली राजन करोगे तो नहीं बनेगा, इसका मतलब ये पुल्लिंग है। अच्छा, अग्रजा आप करोगे तो क्या करोगे? साला अग्रजा नहीं बन रहा है, साली अग्रजा, ये साली अग्रजा पे बन रहा है। अब ऐसे देखते जाओ कि किसमें क्या फिट हो रहा है। साली अग्रजा, छात्र, साला छात्र की साली छात्र, साली छात्र करोगे नहीं बनेगा, इसमें आप साला जोड़ लो। क्या जोड़ लो? साला बन रहा है, पुल्लिंग। सागर, साला जोड़ो, देखो साला सागर, साली सागर नहीं बन रहा है। अब देखो ये साला, जितने साला हैं ये बन गए आपके पुल्लिंग, और जिसमें लग गई साली हो गई स्त्रीलिंग। तो भैया प्रेम से बताओ समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं मित्र? यानी ये अग्रजा क्या हो गया आपका? ये अग्रजा क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। मेरे दोस्त देखिए, कुछ बच्चे कंफ्यूजन में होंगे, इस क्वेश्चन पर भी रीट दायर किया गया था, यूपीएसआई में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रीट दायर किया था। तो बताना चाहूंगा वहां पर अग्रज होता है, अग्रज अगर होता तब ये पुल्लिंग होता, अग्रजा लिखने के कारण ये क्या हो गया आपका? स्त्रीलिंग हो गया। आशा करता हूं कि समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। देखिए, मोरों के पंख सुंदर होता है। अब देखो, मोरों के पंख सुंदर होते होना चाहिए था, होता लिख दिया, गलत। मोर के पंख सुंदर होते हैं, ठीक है, मोर का पंख सुंदर होता है। अब देखो यहां पर मोर का पंख सुंदर, यहां पर के और का अंतर दिखाऊंगा। मोरों के पंख सुंदर होते हैं। बताइए, आप बच्चों के जवाब आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 के जवाब बताइए क्या होगा? 15वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? आपका ऑप्शन बी होगा। बिल्कुल, देखिए आपका ऑप्शन बी होगा फ्रेंड। देखिए, मोरों के पंख सुंदर होता है,
होता नहीं, होते होता तो ये सही हो सकता था, इस कारण ये गलत हो गया। मोरों के पंख सुंदर होते हैं, आप जो है कारक पढ़ोगे। अभी हम आपको बाद में इसी में पढ़ाएंगे, जब हिंदी पढ़ाते समय कारक पढ़ाएंगे। कारक में आप पढ़ोगे कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, संबंध, काकी के, रारी रे, नानी ने, मामी में, बहुत कुछ पढ़ाएंगे, वहां से हम सीखेंगे। तो ये कारक की दृष्टि तो शुद्ध है। अब यहां देखो मोर का पंख सुंदर होता है। अब यहां मोर का, ये अगर आप मोर के किसकी बात कर रहे हो, पंख की बात हो रही है, इसीलिए का नहीं होना चाहिए था। मोरों के पंख सुंदर होते हैं, अब यहां पर मोरों करने की जरूरत नहीं होती है। अगर ये बताओ भैया, मैं ये कह दूं जो मानव होते हैं, जो आदमी होता है, जो मनुष्य होता है, वो भोजन ग्रहण करता है या जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन लेता है। मैं ये कहूं कि मनुष्यों जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन का ग्रहण, मनुष्य कहने मात्र से, जब सबकी जो फिजिकल स्टैंडर्ड है सबकी सेम है, तो उसमें किसी को बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। इस क्वेश्चन का सही जवाब जिन बच्चों ने ऑप्शन दिया बिल्कुल सही है। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 16 पर चलो। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रह्मा डैश डैश महेश। भैया ब्रह्मा विष्णु महेश आपको याद होंगे, तो यहाँ विष्णु है, पकड़ लीजिए। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों जगत का संचालन करती हैं। क्या करती हैं? ये तीनों जगत की शक्तियों का संचालन करती हैं, यानी आपका ऑप्शन 16 का सही हो गया ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पर। दी गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए, इसमें से कौन सा वाक्य सही है इसको चुनना है। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब दीजिए। आप बच्चे लोग भी जवाब देते रहिए, आराम से जवाब देते ही चलिए। ललिता को 2 बेटियां हैं। देखो ललिता को नहीं होना चाहिए, ललिता के 2 होना चाहिए था। कर्म ही जीवन की कसौटी है, कर्म ही जीवन की कसौटी है। अब यहां देखो कर्म ही जीवन की कसौटी की का होना चाहिए था, ये गलत। डर के मारे चोर दौड़ गया, डर के मारे चोर दौड़ गया, ये नहीं होना चाहिए। डर के कारण, यहां मारे हो गया, ये गलत हो गया। या मान लीजिए इसका प्रयोग भी कर सकते थे, तो डर के मारे चोर दौड़ गया, ये लिखने की जरूरत नहीं है। परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। 17 क्वेश्चन का सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी। आगे बढ़ो भैया क्वेश्चन नंबर 18 पर। बहुत अच्छा प्रश्न है। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात में उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? इसमें अंग की बात की जा रही है। जहां उपमेय में उपमान का आरोप हो, यहां से आप समझिए। अलंकार के भी अच्छे प्रश्न आए थे, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा, थोड़ा सा समझ लीजिए। आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए उपमा अलंकार, कौन सा अलंकार होगा फ्रेंड्स? उपमा अलंकार होगा। इसमें क्या क्या चीजें निकल के आ रही है उस पर चर्चा कर देता हूं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। उपमेय किसे कहते हैं, इसको जरा चर्चा में लाते हैं। उपमेय का मतलब क्या होता है? जहां जिसकी उपमा दी जाए। यहां किसकी उपमा दी जा रही? पीपर पात सरिस मन डोला, मन की उपमा दी जा रही है। मन आपका क्या हो गया? उपमेय हो गया। फिर उपमान, जिससे उपमा दी जाए। किससे उपमा दी जा रही है? किससे तुलना दी जाए? पीपर पात सरिस मन डोला, तो पीपर पात आपका क्या हो गया दोस्त? उपमान हो गया। वाचक में आप देखेंगे जिस शब्द से उपमा दी जाए उसी को वाचक कहते हैं। जैसे उलाहना देना, गांव में देखते हो ना लोग उलाहना देते हैं, देखो फलाने के पतिदेव बड़े अच्छे हैं, सीधे साधे हैं, रात भर जो है अच्छे से जो है रिस्पेक्ट करते हैं ना। अब दूसरे की पत्नी क्या कहेंगी? अरे बाप रे वो ऐसे है वैसे है, तो क्या क्या कहते हैं? ये तो गांव की चीजें हैं। उलाहना देना यानी एक तरीके से तुलना करना ना। तो ये क्या हो गया? इसमें वाचक का मतलब ये होता है जिस शब्द से उपमा दी जाए, यानी ये सरिस हो गया आपका वाचक। साधारण धर्म में बात करते हैं गुण से, जिस गुण के कारण अब उनको दूसरे की पति की तुलना कर रही हैं, दूसरे के पति को सर्वोपरि बना रही है। किस लिए?
बहुत सारे काम होते हैं कई सारे पतियों के, इसलिए वो औरतें तुलना देती हैं उनका पति ज़्यादा कमाता होगा या उनका पति उनको ज़्यादा प्यार करता होगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होगा, इसलिए उनको क्या करें, जिस गुण के कारण जो है उपमा दी जाती है वो साधारण धर्म होता है डोला, जिसके कारण मन डोल गया, पीपर पात सरिस मन डोला। बताइए इस क्वेश्चन का कितने बच्चे जवाब दे रहे हैं? बहुत सारे बच्चों के जवाब आ रहे हैं। बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका? उपमान ही हो जाएगा। ये ऑप्शन चेक कर लेते हैं, आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन चेक करिए। वाचक, उपमेय, साधारण धर्म, उपमान। तो यहां पर किसकी बात करें? पीपर पात। अभी अभी आप देखो, फिर से देखो, उपमान है कि नहीं? पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात क्या है? उपमान है मेरे दोस्त, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? क्वेश्चन में ऑप्शन बी हुआ। क्वेश्चन में ऑप्शन कौन सा हुआ? डी हो जाएगा। क्वेश्चन में ऑप्शन डी उपमान हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ भैया, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, सियार का गुण, स्वभाव और डैश डैश है। बताइए सियार का गुण कैसा होता है? सुस्त, मूर्ख, धूर्तता, चालाकी, सफेद, चालाक, गंदा, विभद। तो सियार जो होता है, सियार का स्वभाव धूर्तता का होता है। क्या होता है? धूर्तता का मतलब होता है वो गलत कर्म करना चाहता है, यहाँ धूर्तता होना चाहिए, और चालाकी है, और उसके अंदर क्या होती है? चालाकी होती है। यानी क्वेश्चन नंबर 19वें का सही जवाब क्या आ रहा है? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है मेरे दोस्तों, ऑप्शन बी। जितने सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं आप सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई हो। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी हो जाएगा। जवाब देते चलिए, फटाफट जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव रूप बताइए। मेरे दोस्त बताना चाहूंगा, बहुत यूनिक पढ़ाऊंगा पूरे यूट्यूब के इतिहास में, अब तक के इतिहास में किसी ने ऐसा पढ़ाया नहीं होगा हिंदी में। फिर से आपको बता रहा हूं, आप जाके पहले के वीडियो देखिएगा, वो तो केवल ट्रेलर था, मूवी अब लाने वाला हूं। यूपीएसआई में सारा दमखम झोंक दूंगा, मैं कहता हूं, गारंटी देता हूं। और यूपीएसआई 2017 को ही लेकर के ये चैनल क्रिएट हुआ था, ये संस्थान बनी हुई थी, ये संस्थान यूपीएसआई की जन्मदाता है, और पूरे उम्मीद के साथ कह रहा हूं कि यूपीएसआई में सबसे ज्यादा सिलेक्शन भी देने के लिए हम तत्पर हैं। आपका विश्वास थोड़ा सा मिल जाए तो चीजों को हम बहुत अच्छे तरीके से अंजाम देने के लिए भी अग्रसर हैं। तो बताइए किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। कुछ, थोड़ा, लेकिन, परंतु आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए यहां से आप देखिए, किंचित, किंचित किंचित का तो तद्भव रूप होता है कुछ होता है। क्या होता है? कुछ होता है। और यहां पर थोड़ा जो दिख रहा है, थोड़ा जो है तद्भव रूप है किसका? स्तोक का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए कि थोड़ा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? स्तोक हो जाएगा। स्तोक कह रहा हूं मित्र, थोड़ा का मैं क्या कह रहा हूं? स्तोक की बात कर रहा हूं, नहीं तो आप श्लोक समझिएगा। स्तोक होगा थोड़ा का, ये तत्सम रूप होगा, और कुछ किंचित का है, ये तो बता ही दिया। आगे बढ़ जाते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21वें पर क्या कह रहा है? झूठा सच के लेखक कौन है? यशपाल, कबीर, विष्णु प्रभाकर, मैथिली शरण गुप्त। मैंने आपको बताया कि मैं बहुत यूनिक आपको पढ़ाने वाला हूं साहित्यिक हिंदी, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा यूपीएसआई में। 8 से 10 लेक्चर केवल साहित्यिक हिंदी पढ़ाऊंगा, पूरा कंप्लीट करा दूंगा, और उसी से प्रश्न आपके एग्जाम में, आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो झूठा सच के लेखक कौन है? यशपाल जी हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, आइए कुछ रचनाओं को भी संज्ञान में लेते हैं। जैसे यशपाल की रचना कौन कौन सी हैं? इनके उपन्यास की बात कर रहा है तो झूठा सच, दिव्या, देशद्रोही, दादा का मरेड, दादा का मरेड, अमिता, मनुष्य के रूप, तेरी मेरी उसकी बात आदि, ये सभी क्या है? यशपाल जी के उपन्यास हैं। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड के साथ काम करना पड़ेगा। आइए, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन कीजिए। यहां पर वर्तनी देखना है। तुम इसका दाम देते जाओ, आओ दे दिया, अच्छा गलत। तुम इसके दाम देते जाओ, ये नहीं होना चाहिए। तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ। बताइए, क्वेश्चन का जवाब दीजिए फ्रेंड्स। तुम इसके दाम देते जाओ या जाओ, क्या होगा? जल्दी से आप फ्रेंड्स के जवाब आने चाहिए, सभी बच्चों के जवाब आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब आना चाहिए। देखिए थोड़ा सा जवाब दीजिए। तुम इसके दाम देते जाओ। अब देखो फ्रेंड्स, तुम इसका दाम, यहां इसका होने के कारण ये गलत हो गया। तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसके दाम, ये भी गलत हो गया, ये सही है। तुम इसके दाम देते
जाओ। बिल्कुल आपका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? डी होना चाहिए। इस क्वेश्चन के अनुसार फ्रेंड्स क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। इसमें कुछ क्वेश्चन में हमको गलती दिख रहा है। तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है, क्योंकि ये व्याकरण की दृष्टि से मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जब यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा था तो वहाँ पर ये हमारे टाइप महोदय थोड़ी सी गलती कर दिए। यहाँ पर ओ की मात्रा थी और यहाँ पे भी सेम चीज, तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ। ये आपका ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों इक्वल था, ठीक है। इसलिए आप ऑप्शन क्या मान लीजिए? डी मान लीजिए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? डी, तुम इसके दाम देते जाओ, या ऑप्शन बी मान लीजिए। दोनों ऑप्शन क्या होगा? सही। यहाँ जाओ नहीं, ओ होना चाहिए था। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति के आधार पर सही अलंकार बताना है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बहुत अच्छा प्रश्न है। बताइए फ्रेंड्स, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में उपमेय को उपमान का रूप मान लिया गया है। उपमेय में उपमान का जहां पर रूप मान लिया जाता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? बताइए। जहां पर उपमेय में उपमान का रूप मान लिया जाता है वहां पर रूपक अलंकार होता है फ्रेंड्स। कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आशा करता हूं कि सब जवाब भी दे दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 24, उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या होता है? उपसर्ग आप पढ़ोगे, वहां पर भी पढ़ाऊंगा। उप का मतलब क्या होता है? समीप होता है। उप का मतलब समीप होता है। अगर मैं उपमा की बात कर दूं तो इसको अगर आप तोड़ दोगे तो ये हो जाएगा उप प्लस माँ, उप प्लस माँ। उप का मतलब होता है समीप और माँ का मतलब होता है वजनदार। जैसी आपकी माता जी हैं, माँ का किसी से तुलना नहीं किया जा सकता है, उसी तरीके से। लेकिन पूछ क्या रहा है? उप का, तो उप का अर्थ क्या होगा? समीप। आपका ऑप्शन कौन सा होगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बड़ा काम करना नहीं, गद्दार होना गलत, भाग जाना ये हो सकता है, कलंकित होना ये भी नहीं हो सकता। यानी बताइए काफूर होना का सही अर्थ क्या होगा? 25 का सही जवाब दीजिए बच्चे। बिल्कुल सही जवाब आपका आ रहा है ऑप्शन सी, भाग जाना। 9 2 11 होना, उसी का उदाहरण है काफूर होना। बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न था। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पर चलिए। क्या कह रहा है? रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है। काशीनाथ सिंह, गोविंद मिश्र, मैत्रेयी पुष्पा, दूधनाथ सिंह। बिल्कुल आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, काशीनाथ सिंह। इनकी और भी बहुत सारे वर्ड हैं जो उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे देखिए काशीनाथ सिंह के उपन्यास, काशीनाथ सिंह के कौन कौन से उपन्यास हैं, उन उपन्यास के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इन्हें वर्ष 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला रेहन पर रघु। रेहन पर रघु उपन्यास के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए काशीनाथ सिंह को किस उपन्यास के लिए, काशीनाथ सिंह को किस उपन्यास के लिए क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो रेहन पर रघु के लिए मिला। इनकी और रचनाएं जो हैं, अपना मोर्चा, काशी का 80, महुआ चरित तथा उपसंहार, इनकी और भी जो है ये क्या हैं, इनकी और सारी रचनाएं हैं जो कि उपन्यास हैं। आगे बढ़ जाते हैं। आइए अगले प्रश्न पर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ होता है बहुत क्रोधित होना, बिल्कुल बदल जाना, अत्यधिक घमंड होना, लाल और पीला रंग डालना। क्वेश्चन नंबर 27 का जवाब दीजिए। सभी बच्चों के जवाब आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 बिल्कुल सही जवाब आपका आ भी रहा है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुत क्रोध करना। लाल पीला कहते हैं ना, बहुत आजकल लाल पीला हो यार, उससे थोड़ा सा भी बात करो लाल पीला हो जाती है। कौन हो जाता है लाल पीला? रात में नहीं बात करोगे तब वो लाल पीला हो जाती है। कौन हो जाता है बताइए आप लोग हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तेजस्वी, तेजस्विनी, हंसनी, परोपकारिणी। बिल्कुल लगा दो, आप लगा दो भैया। साला और साली, साला और साली जोड़ के बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब। साला और साली जोड़ करके बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब मेरे दोस्त। चलो मैं बताता हूं, आपको बताता हूं। देखो एकदम यूनिक है बहुत। देखो तेजस्वी, तेजस्वी, शाला तेजस्वी, शाला तेजस्वी, बिल्कुल बन जा रहा है। ठीक है चलने दो। शाला तेजस्विनी,
शाला तेजस्विनी बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। शाला हंसिनी बन रहा है क्या? देखो शाला हंसिनी नहीं बन रहा है। शाला परोपकारिणी बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। अच्छा शाली जोड़ के देखो, शाली तपस्विनी बन रहा है, शाली हंसनी बन रहा है, शाली परोपकारिणी बन रहा है। यानी ये तीन के तीनों क्या हो गई? स्त्रीलिंग हैं। क्या है मेरे दोस्त? स्त्रीलिंग हैं। और ये बेचारा अकेले क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग। आपसे पूछा क्या जा रहा है? पुल्लिंग शब्द पूछा भी जा रहा है। यानी 28वें क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ो भैया, क्वेश्चन नंबर 29। वह काम बहुत ढंग से करते हैं। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। देखिए काल 3 प्रकार के होते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। वैसे काल का मतलब एक मृत्यु भी होता है, काल का मतलब समय भी होता है, काल का मतलब एक चक्र भी होता है, काल का मतलब एक सीमा भी होता है। काल के बहुत सारे अर्थ निकल के आते हैं। लेकिन क्योंकि हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत काल का मतलब समय से या फिर वाचक वर्ड से लिया जाता है, उस पर चर्चा करेंगे। देखिए वह काम बहुत ढंग से करते हैं। करते हैं आने की वजह से देखो वर्तमान काल तो होगा, एक चीज तो तय हो गई। सामान्य वर्तमान काल, भूतकाल हो नहीं सकता, भविष्य काल हो नहीं सकता, संभाव। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन बना दिया, आसान क्वेश्चन बना दिया सामान्य वर्तमान काल। फिर भी हम इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को हम चेक कर लेते हैं। बताना चाहूंगा वर्तमान काल कहते किसमें है? जिसमें क्रिया का आरंभ हो जाए। ये क्रिया का चैप्टर है, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे क्रिया, वहां पर देखेंगे। तो देखो क्रिया का मतलब कार्य को करने के लिए जिसमें कार्य को करने वाला जो शब्द निकल के आए वही क्या होगी? क्रिया। वर्ब जिसको कहते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब। तो देखो वर्तमान काल जिसमें क्या होता है, एक पॉइंट केवल पकड़ लो, क्रिया का आरंभ हो जाएगा। यानी काम तो यहां पर आरंभ हो ही जाएगा, वो वर्तमान काल होगा। इसमें अगर देखेंगे तो 5 प्रकार इसके होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और 5वां होता है आपका संभाव्य वर्तमान काल। यानी वर्तमान काल के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में हम सामान्य घटनाओं पर चर्चा करते हैं, जैसे वह आता है, वह जाता है, वह पीता है, वह खाता है, वह पढ़ाता है, ऐसे हो गया। तात्कालिक का मतलब होता है जो कार्य अभी अभी हुआ हो या हो रहा हो। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं, ये तात्कालिक घटना हो रही है। पूर्ण वर्तमान काल का मतलब है जो कार्य अभी अभी पूरा हो गया हो, 100% पूरा हो गया हो। जैसे कहा जाए कि अरुण सर आए हैं, जैसे मैथ वाले सर अरुण सर आ चुके हैं, स्टूडियो में आ चुके हैं, तो आए हैं, तो ये क्या हो गया? पूर्ण हो गया, पूर्ण हो गया। या फिर हम ये कह दें पवन सर आए हैं, या साइंस वाले सर को हम कह दें कि आचार्य अभिषेक सर आए हैं, तो ये क्या हो गया? आपका पूर्ण वर्तमान काल हो गया। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होता है? जैसे हम ये कह दें कि यादव जी आते होंगे। कौन आता होगा? यादव जी आते होंगे। मान लो घर चले गए, मदन यादव जी मान लीजिए घर चले गए स्टूडियो से। अब वो बेवकूफ बना रहे हो कि भैया आ रहा हूं, अब पता नहीं आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये मन में मैं अपने कल्पना करूं, वैसे आए हैं यहीं पर हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन बनाया हूं। तो देखो यादव जी आते होंगे, यानी जिसमें अभी संदेह है, मैं ये लगा रहा हूं कि चल चुके हों या आ रहे होंगे, लेकिन कंफर्म नहीं है, इसीलिए संदिग्ध हो गया। संभाव्य में जिसमें हम संभावना व्यक्त करें, जिसमें ये व्यक्त करें कि वो आता होगा, जैसे वह आया हो, वह मैं जैसे स्टूडियो में आपको पढ़ा रहा हूं, इसके बाद जो जिस टीचर्स की क्लास है, मान लेते हैं पवन सर की क्लास है, या फिर जो है विजय सर की क्लास है, अरुण सर की क्लास है, या रघुवंशी सर की क्लास है, हम ये यहाँ से कल्पना, हम किसी को देख नहीं रहे हैं, हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि वह आया हो, या हम ये कहते हैं रघुवंशी सर आए हों, पवन सर आए हों, तो हम आए हों की बात कर रहे हैं ना। यानी यहां पर क्या करें? संभावना व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए संभाव्य वर्तमान काल हो गया। यानी वर्तमान काल के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल हो गया। आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर बढ़ जाते हैं 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30वां,
सुक्त का विरुद्धार्थी, विरुद्धार्थी का मतलब भी होता है विलोम, हानि लाभ जीवन मरण यश जस अपजस विधि। हाथ आपने रामचरितमानस का ये दोहा याद किया होगा, उसी से निकल के आता है। एक चीज याद करना कि मेरे दोस्त विलोम शब्द में यही जो सबसे ज्यादा समझने वाली चीज होती है कि संज्ञा का विलोम संज्ञा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम, विशेषण का विशेषण जो जिसमें रहेगा उसका विलोम शब्द उसी में लिया जाता है। तो बताओ सुक्त का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा? घालक, घालक को पालक कह सकते हैं, पौरास्त्य पौवार्त, गर्मी का ठंडी कर सकते हैं, जागृत, जागृत नहीं होना चाहिए था, यहां क्या होना चाहिए था? जागृत होना चाहिए था। तो देखो अगर इस क्वेश्चन में होता कि सुक्त का विरुद्धार्थी बताइए, आपको ऑप्शन में नहीं होता दिया, तब वहां पे हम जागृत ले लेते। क्या ले लेते? जागृत। ये प्रश्न जो है विवादित था, प्रश्न गलत था, सभी को इसका मार्क्स मिला था। ये जागृत, ये प्रश्न हटा दिया गया था। जागृत क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन गलत था जो है क्वेश्चन पेपर में, वहां जागृत होना चाहिए था। और भी जैसे हम विलोम की बात कर लेते हैं, आप देख सकते हैं यहां से आप चीजों को नोट कर लीजिए। एक सेकेंड देखता हूं, आपको दिखाते हैं। देखिए जैसे आप देख रहे हैं पालक, पालक का विलोम शब्द घालक, घालक दिया है तो घालक का पालक, ठंडी का गर्मी, गर्मी पूछे तो ठंडी, पाश्चात्य का पौरास्त्य, पौरास्त्य भी कर सकते हैं और पौवार्त भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पौवार्त भी कर सकते हैं। सुक्त का विलोम शब्द क्या होगा? जागृत होगा। सुक्त का विलोम शब्द क्या होगा? जागृत होगा। बताइए, सभी बच्चों के जवाब आने चाहिए। आप बच्चे बहुत अच्छे से जवाब भी दे रहे हैं, हमें पता है। बताइए, सुक्त का विरुद्धार्थी जागृत होता है, बिल्कुल। जागृत शब्द जो है अशुद्ध लिया हुआ है। क्या है फ्रेंड्स? अशुद्ध दिया हुआ है, इसीलिए हमने आपको बताया। पाश्चात्य का विलोम पौरस्त्य होता है अथवा पौवर्त भी कर सकते हैं। बिल्कुल, चल जाते हैं मित्र आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 पर क्वेश्चन नंबर 31। आज गर्मी बहुत है मित्र, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। एक बार थंब का निशान दीजिए यदि आपको मजा आ रहा है, यदि आपको समझ में आ रहा है। प्लीज टीचर्स के सम्मान के लिए एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। शेयर करना बन जाए तो शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए। एसपी शुक्ला एजुकेट संस्थान जो हिंदी का गढ़ था, है, रहेगा, वहां पर हिंदी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आइए क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब दीजिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीन काल की के डैश डैश। देखो प्राचीन काल की के, प्राचीन काल में भारत को क्या था? नवाचारों, उपलब्धियों, कर्मों, विजय। यहां उपलब्धियां होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्राचीन काल के उपलब्धियों से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और क्या होना चाहिए? अनूठी परंपरा रही है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत सेकंड में जवाब दोगे। अभी तो मैं आपको पेपर सॉल्व करा रहा हूं, पेपर में ऐसा कुछ नहीं था। मैं जब आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, प्रैक्टिस भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, तब आप जाके देखिएगा कि हाँ चीजों को किस तरीके से परखा जाता है। एक अच्छा पारखी कौन होता है ये आप जाके मूल्यांकन करिएगा, खुद मूल्यांकन करिएगा और आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 32। लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, दिए गए विकल्पों में से सही उक्ति का चयन कीजिए। यहां पर देखो, लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है, मूल अर्थ नहीं बदलता है, मूल अर्थ बदलता ही नहीं, वो लोकोक्ति कहलाती है। और जिसमें वाक्यांश के लिए एक वाक्य का प्रयोग किया जाता है या मुहावरे कहलाता है, वो क्या होता है? मुहावरा। बच्चे आप गलती यही किए थे इस प्रश्न में, बहुत सारे बच्चे बी कहोगे, बहुत सारे ए कहोगे, लेकिन इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा। मुहावरा नहीं हो सकता। जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में आप मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33। अध्यापिकाएं इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। अब देखो संधि विच्छेद करना है। अध्यापिका प्लस इकाएं, ये ई का आ से मेल नहीं होगा, होगा तो कटेगा नहीं, इसलिए नहीं। अध्यापिका प्लस ए आप करोगे, ए में आप मात्रा देखो, यहां पर क्या है? चंद्रबिंदी है, जिसको अनुनासिक
अनुनासिक कहते हैं ये नहीं, इसलिए ये हो नहीं सकता। अध्यापिका प्लस ए ये हो सकता है, अध्यापिका प्लस ए ये नहीं हो सकता है। इसमें बात किसकी फंस गई? अनुनासिक की बात फंस गई। क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जवाब आ रहे हैं, अनुनासिक पड़ गया, इसके कारण आपका ऑप्शन सी होगा, अदरवाइज डी भी हो सकता था। बहुत अच्छे से संधि पढ़ाऊंगा, टेंशन ही मत लेना। क्वेश्चन नंबर 34 दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। इसमें से सही वाक्य चुनना है। 3 नगरों का नाम बताइए, 3 नगर के नाम बताइए, 3 नगरों के नाम बताइए, 3 नगर का नाम बताइए। अब बच्चे देखो, इस तरीके का जब प्रश्न आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो अक्सर कंफ्यूजन ये होता है कि क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन में आप यही नहीं समझ पाते कि कहां से किस आधार पर गलती हो रही है। क्यों? क्योंकि आप व्याकरण का छोटा पॉइंट ध्यान नहीं देते हो। ध्यान दो, देखो कहां से क्या गलती है, उस गलती को पकड़ो पहले। 3 देखिए फ्रेंड्स, 3 नगरों का, अब देखो यहां पर का प्रयोग किया जा रहा है। अगर एक से अधिक हैं तो बहुवचन के साथ का प्रयोग नहीं हो सकता, यहां के लगाना चाहिए था, इसके कारण गलत हो गया। अच्छा, 3 नगर के नाम बताइए। ठीक है, 3 नगर, अब देखो नगर यहां पर 3 हैं और 3 के साथ नगर, ये क्या है, एक वचन दे दिया, नगरों होना चाहिए था, ये गलत हो गया। बहुत गौर से करिए, ये नगर नहीं नगरों होना चाहिए था। 3 नगरों के नाम बताइए, ये हो सकता है। 3 नगर का नाम बताइए, गलत हो सकता है, गलत है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो गया। आशा करता हूं कि चल ये आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो बताइए मित्र, मुक्ति बोध की बात कर रहा हूं। मुक्ति बोध जो है ये जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है। आपको पता है 1966 ईस्वी 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। तो 2-3 तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। एक तो आपका लेखक का नाम पूछा जा सकता है, दूसरा आपसे ईयर पूछा जा सकता है, तीसरा उनकी रचनाएं पूछी जा सकती हैं। तो देखिए, मुक्ति बोध जो है जैनेन्द्र कुमार का एक उपन्यास है। 1966 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। इनके और भी उपन्यास जो हैं, जैसे बात करें परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत तथा जयवर्धन, ये सभी इनके क्या हैं, प्रसिद्ध उपन्यास हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 कह क्या रहा था कि किस वाक्य में प्राविशेषण नहीं है? तो आप यही देख लेते, जो विशेषण की विशेषता बतला रहा है प्राविशेषण है। मुझे तो थोड़ी ही भूख है, तो यहां पर थोड़ी ही भूख की बात की जा रही, इसीलिए प्राविशेषण हो गया। कह सकता हूं अरे बहुत ही सुंदर, बहुत भी आया सुंदर भी आया, इसलिए प्राविशेषण। आजकल संतरे कुछ ज्यादा खट्टे हैं, कुछ भी है और खट्टे भी हैं, तो ये प्राविशेषण। बच्चे समझदार हो गए हैं, एक ही बात लिख रहा है समझदारी की, तो ये आपका विशेषण है, यानी ये नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब मेरे दोस्तों कौन सा हुआ? आपका ऑप्शन डी हुआ। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने, निरंतर डैश डैश करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। तो निरंतर प्रयास करने से, कार्य करने मात्र से ही नहीं होता है। देखो यहां पर किसकी बात की जा रही है? सफलता की बात की जा रही है मेरे दोस्त। किसकी बात की जा रही है? सफलता की बात, कामयाबी की बात की जा रही है। आपको बताना चाहूंगा कि कार्य करने से जरूरी नहीं है कि सफलता मिलेगी। पहले आप देखते थे लोग बहुत मेहनत करते थे, हार्ड वर्किंग करते थे, किसान लोग कार्य तो बहुत किए, क्या उससे सफल मिल गए? बहुत सारे स्टूडेंट कार्य तो हम सभी करते हैं ना। बच्चे, जितने भी बच्चे आप तैयारी कर रहे हो यूपीएसआई की, सभी लोग तैयारी कर रहे हो, कार्य तो सभी करोगे, पढ़ाई तो सभी करोगे, उसी में जो प्रयास करेगा दरोगा बनने का वो दरोगा बनेगा। नहीं तो भीड़ है, बहुत सारे भीड़, हिंदुस्तान भेड़िया दसान है, बहुत सारे लोग तैयारी करेंगे लेकिन होगा वही, बाजी वही मारेगा जो प्रयास करेगा। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने, बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? देखो मित्र, बहुत अच्छा प्रश्न है। बोध का
शांत, विस्मृति, बोझ, अनुभूति। तो इसका जो है समानार्थी शब्द की बात कर रहा है, अनुभूति हो जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसमें कुछ ऑप्शन देख लीजिए। बोध जो है बुद्धि की तीव्रता से ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला आंतरिक ज्ञान है। कहते ना हमें बोध हो रहा है, हमें ज्ञान मिल रहा है, ज्ञात हो रहा है। तो बोध क्या होता है? बोध जो होता है बुद्धि की तीव्रता से ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला आंतरिक ज्ञान होता है। अतः हम कह सकते हैं कि बोध का समानार्थी शब्द अनुभूति होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? अनुभूति होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पर चल जाते हैं। काली घटा का घमंड घटा। काली घटा, एक सेकेंड देखिए, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहां पर देखो, काली घटा का घमंड घटा। जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, दोनों का अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। बचपन से आपको याद है, कर का मन का छाण के मन का फेर। या फिर एक उदाहरण तो आपको बचपन से याद होगा, क्या? यमक यमकते सौगुनी मादकता अधिकाय, ई खाए बौराय जग उई पाए बौराय। ये तो आपको याद ही होगा। यानी इसमें क्या हो गया फ्रेंड्स? यमक अलंकार। एक उदाहरण आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, फिल्मी तर्ज पर, सजना है मुझे सजना के लिए। यहां सजना 2 बार आया। सजनी है मुझे सजनी के लिए नहीं कह सकते, सजना है मुझे सजनी के लिए कह सकते, लेकिन यहां बनेगा कैसे? सजना है मुझे सजना के लिए। या पूजा पूजा करती है, आरती आरती करती है, ये हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। आइए आज के अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? थोथा चना बाजे घना। थोथा चना बाजे घना मुहावरे का अर्थ का चयन कीजिए। फ्रेंड्स, आपको चयन करना है थोथा चना बाजे घना। थोथा चना बाजे घना मुहावरे का अर्थ करना है दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना, चने का बजाना, चने रूपी खिलौनों से खेलना, बहुत आवाज करना। इस क्वेश्चन का आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जवाब दे रहे होंगे। बिल्कुल सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना। दिखावा बहुत करना परंतु सार ना करना, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। यानी 40वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। मित्र, जिंदगी में एक चीज ध्यान देना, आपकी उदासी, आपकी तकलीफी आपको जिंदगी में बहुत पीछे छोड़ देती है। हमारे यादव जी बेचारे काम करने के लिए इतने प्रति वफादार हैं, सो गए आके, घंटी बजाने पे भी नहीं जग रहे हैं। क्वेश्चन हम अंतिम छोर पे हैं, तो भैया यादव जी अलर्ट रहिए, नहीं तो दुनिया बहुत पीछे छोड़ देगी। आइए थोड़ी सी चर्चा। तो आज का सेशन आपने देखा ही है, कैसे लगा आज का सेशन? प्लीज एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, थंब का निशान दीजिए, बताइए आपको कैसा रहा आज का सेशन। एक छोटी सी इंक्वायरी आप सभी बच्चों को बताना चाहूंगा, आपको देख लीजिए। बेस्ट कोचिंग सेंटर इन इलाहाबाद की बेस्ट फैकल्टी के साथ हम आपके बीच में उतरे हुए हैं। जितनी भी फैकल्टी, जितने भी टीम मेंबर्स हैं, वो आपको बेस्ट ही हैं। यूपीएसआई 2020 में निश्चित सफलता के लिए फॉर 100% सिलेक्शंस ज्वाइन टारगेट बैच स्टार्ट होने जा रहा है 2020 के लिए। व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है 9415800659, 9415800659 पर एडमी यूपीएसआई लिख करके आप मैसेज करिए। अभी फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उम्दा ऑफर चल रहा है, जिसमें आप एडमिशन लेकर के आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं, सुनियोजित कर सकते हैं, 100% आप सफल हो सकते हैं। तो जिन बच्चों को चाहिए आप लेट ना करिए, जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करिए। संस्थान आपके प्रति पूरी जिम्मेदारी से, पूरी वफादारी से कार्य करने के लिए, अंजाम देने के लिए आपके बीच में तैयार हैं। हमारी जो फैकल्टी है वो बेस्ट फैकल्टी है। इन प्रयागराज की धरती पर हम कह सकते हैं कि प्रयागराज की महिमा जैसे कोई वर्णित नहीं कर सकता, को कहीं प्रयाग प्रभाव, प्रयाग की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, वैसे हमारी जो टीम है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। चाहे आप साइंस वाले टीचर्स को देखेंगे, चाहे आप जो है मूल विधि एवं संविधान के टीचर को देखेंगे, आपके बीच में धर्मेश सर की क्लास आपने देखा होगा, या फिर आगे आप जो है रघुवंशी सर को जानते ही हैं, पवन सर को आप जान ही रहे हैं,
मैथ में विजय सर को जान रहे हैं, अरुण सर भी आपके बीच में प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से जुड़ते ही रहेंगे। सारी बेस्ट फैकल्टी है, सारी बेस्ट टीम है। जिन बच्चों को ज्वाइन होना है प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करिए, आपका प्यार मिलना चाहिए। बाकी मैं नंबर दोबारा से लिख देता हूं, नंबर नोट कर लीजिए। आपको किसी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप जल्द से जल्द कांटेक्ट करें, नंबर नोट करिए जल्दी से फ्रेंड्स, नंबर नोट कर लीजिए क्योंकि और भी टीचर्स की क्लास का टाइम हो रहा है। नंबर आपके सामने है 9415 9415800659। इस नंबर पर आपको ऐड मी यूपीएसआई लिख करके भेजना है, या किसी अन्य प्रकार की जानकारी के लिए अगर इस पे कांटेक्ट ना हो तो आप संस्थान के और नंबर 8953806857 8953806857 पर, या फिर आप 9450396794 इन दिए गए नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कांटेक्ट करके अपने एडमिशन प्रक्रिया को सुनिश्चित कर सकते हैं। फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए, फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए फीस जो है वो 50% लेस देन है, 50% लेस देन है। वो पूरे प्रयागराज की सबसे बेस्ट फैकल्टी के साथ साथ बेस्ट फैसिलिटी भी है और सबसे कम फीस भी है। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।